नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। सीएम योगी मंगलवार को हरदोई दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 650 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। हिंसा का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है और बांग्लादेश के लिए हमदर्दी रखने वालों को बांग्लादेश जाने की नसीहत दी है। रिपोर्ट देखिए। विकास का उपहार, दंगइयों पर वार। नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। हिंसा पर आक्रोश, विपक्ष पर पलटवार। आप देख रहे होंगे बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। बांग्लादेश के हमदर्द बंगाल के दर्द पर मौन क्यों? पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। वक्फ कानून पर योगी का ऐलान, जमीनों की डकैती पर लगा लगाम। वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। जी हां, हरदोई दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे, दंगाइयों को चेतावनी दी और वक्फ कानून का विरोध करने वालों को खूब खरी खरी सुनाई। वक्फ कानून के फायदे गिनवाए। हरदोई पहुंचे सीएम योगी सबसे पहले बच्चों के अन्नप्राशन और महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम में शामिल हुए। बच्चों के साथ खुद भी बच्चों की तरह खेलते नजर आए। फिर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और अन्य सामग्रियां वितरित की और स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और साथ ही हरदोई को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सोचता था आज पहले कि हरदोई में भी हरदोई का मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन करके चालू हो गया है। अब नर्सिंग कॉलेज भी वहां बनने जा रहा है। कोई सोचता था हरदोई के अंदर, हरदोई से पश्चिम में मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए और इधर प्रयागराज से जोड़ने के लिए एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मिलेगा, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे सर्वाधिक दूरी आपके हरदोई जनपद में तय कर रही है, 99 किलोमीटर की दूरी। याद करना, हरदोई से दूरी दिल्ली की दूरी को भी कम करेगी और साथ साथ प्रयागराज की दूरी को भी और काशी की दूरी को भी कम करने में सहायक होगी। विकास के नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, नए निवेश आएंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क यहीं बनने जा रहा है, इसी जनपद की सीमा पर बनने जा रहा है। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का मतलब लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा आप ही के जनपद में प्राप्त होगी। बता दें कि सीएम योगी ने हरदोई में 650 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र किया और हिंसा पर चुप्पी साधे विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि हिंसा और बांग्लादेश का समर्थन करने वालों को बांग्लादेश जाने की नसीहत तक दे दी। साथ ही वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने वालों को भी दो टूक चेतावनी दी। कहा, वक्फ कानून से जमीनों की डकैती रुकेगी। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है, कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है,
टीएमसी मौन है, वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी, इसलिए ये लोग परेशान हैं। सीएम योगी ने विपक्ष और वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, साथ ही जनता से जागरूक होने और विकास की राह पर आगे बढ़ने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां के लोकबंधु अस्पताल में आग का मामला देखने को मिला है। यहां सरकार ने आग के इस मामले की घटना का संज्ञान लिया है। खुद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आग के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी उसको हम पब्लिक कर देंगे। सोमवार रात लोकबंधु अस्पताल में आग लगी थी। हादसे के दौरान मरीजों को दूसरे सेंटर में शिफ्ट किया गया था। सरकार ने उसको गंभीरता के साथ लिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद हम यूनिक करेंगे। 1.5 माह पूर्व भी मॉक ड्रिल किया गया था और सेफ्टी ऑडिट फायर का कराया गया था। उसकी वजह से सारे स्टाफ ट्रेंड था, जिससे कोई बड़ी घटना होने से बच गई। मैं अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। विशेष आभार अपने फायर ब्रिगेड के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई की। और वहीं आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी नेताओं को विवादित बयानों से बचने की सलाह दी है। कहा है कि मैं पार्टी से यही कहूंगा कि इतिहास से जुड़ा कोई सवाल नहीं करें। इतिहास में हर तरह की बातें होती हैं। इतिहास को इतिहास की ही रहने दीजिए। इतिहास पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने कहा है और अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है, सलाह दी है कि इतिहास में हर तरह की बातें होती हैं, इसलिए इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लड़ रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास बचा नहीं करनी चाहिए। खबर आगरा से है, जहां राणा सांगा विवाद पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आया है। जहां एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि हम सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं। कोई हमारी राय से अगर असहमत हो तो देश में विरोध का तरीका है। अगर संविधान है, अगर कानून है तो कानून का सहारा लें। हिंसा, तोड़फोड़, हिंसक माहौल बनाना ठीक नहीं, ये एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा है। हम चाहते हैं कि हमारी राय से कोई तरफाकी करता है, असहमत है, तो असहमति का हमारे जो तरीका है विरोध करने का, संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसक तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। कहीं ऐतिहासिक समय है
उसका मैं जिक्र कर देता हूँ। 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यहाँ आएंगे, उनसे बातचीत करके भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। जहां तक संघर्ष का सवाल है, राजनीतिक पार्टियों में वैचारिक संघर्ष होता है, तोप और तलवार का संघर्ष नहीं होता। हमारे आदर्श गांधी, लोहिया और जयप्रकाश जी है, हमारा अहिंसा में पूरा विश्वास है। तो भविष्य की रणनीति बना करके अहिंसक तरीके से आंदोलन होगा, यही मेरा मकसद। खबर गाजियाबाद से है, जहां मुर्शिदाबाद हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। देश में हिंदू गंभीर खतरे में हैं। गृह मंत्री और पीएम को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी की बैठक पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, प्रतिक्रिया दी। कहा कि राहुल और तेजस्वी बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब फैसला बिहार के हिंदुओं को लेना है कि वो बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। बंगाल की जो दुर्दशा है, वहाँ हिंदू पलायन कर रहा है। बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर। और वहीं अब अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ साथ श्रद्धालु गोस्वामी तुलसीदास के भी दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि राम मंदिर परिसर में गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। जून 2025 तक मंदिर का संपूर्ण निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर में 5 जून को गंगा शहरा के दिन राम दरबार समेत सप्त मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद राम भक्त राम दरबार और सप्त मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इस बीच अब अयोध्या आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर परिसर में प्रभु राम के साथ गोस्वामी तुलसीदास के भी दर्शन का लाभ ले सकेंगे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि परिसर में गोस्वामी तुलसीदास का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मंगलवार को गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। आज भगवान स्वरूप तुलसीदास जी महाराज जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं कहेंगे, पर उनका पूजन गुरु पूजन हुआ है और उसमें सभी देवी देवताओं का पूजन पूर्वक उनका गुरु पूजन हुआ है। माननीय श्री चंपत राय जी और निर्माण समिति के अध्यक्ष माननीय श्री दीपेंद्र मिश्रा जी और डॉक्टर साहब अनिल मिश्रा जी और ट्रस्ट के और लोग भी उपस्थित हैं, LNT के, टाटा के सब लोग उपस्थित रहे। हाँ, कल शिखर पूजन भी हुआ है। आज अपर दिन चलता रहेगा गौतम बुद्ध पूजन, क्योंकि समय भी ऐसा चल रहा है और पूजन पूर्वक। बता दें कि गोस्वामी तुलसी जी की प्रतिमा मकराना मार्बल से बनाई गई है। तुलसीदास जी की प्रतिमा बनाने के लिए जयपुर से विशेष कारीगर बुलाए गए थे, जिन्होंने करीब 4 महीने में गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिमा को जीवंत रूप दिया। हमने ये मकराना मार्बल की 5.5 फीट की मूर्ति बनाई है। इस मूर्ति को बनाने में हमारे को 3.5 से 4 महीने का समय लगा और इस मूर्ति का जब हमारे पास में स्केच आया, जब हमारे को ऐसा लग रहा था कि कैसे बना पाएंगे, पर भगवान का आशीर्वाद था। प्रभु श्री राम ने ये मेरे को मौका दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन दीपेंद्र मिश्रा जी ने, चंपत राय जी ने मुझ पे भरोसा किया और इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का मेरे को सौभाग्य दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा के साथ ही सप्त मंदिर की मूर्तियां भी राजस्थान से अयोध्या पहुंच चुकी है।
जल्द ही मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा और मंदिर आने वाले श्रद्धालु प्रभु राम के साथ सप्त मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट को दरअसल धमकी भरा ईमेल भेजा गया। तमिलनाडु से ये जो ईमेल है मंदिर को उड़ाने का वो आया था। राम मंदिर ट्रस्ट ने तुरंत ही साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। धमकी के बाद अयोध्या पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है बम से। धमकी के बाद से ही अयोध्या पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था रहती है, लेकिन अब इस सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा किया गया है और अलर्ट पर आ चुका है, पुलिस हो या प्रशासन हो। राम मंदिर ट्रस्ट को ही ये धमकी भरा ईमेल आया था, जिसके बाद जब मालूम किया गया तो पता चला कि जो ये ईमेल आया है धमकी भरा, ये तमिलनाडु से आया है। तमिलनाडु से ही मंदिर को उड़ाने की धमकी भरा ईमेल आता है। लगातार हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। और वहीं पर ये धमकी भरा ईमेल आया है। तमिलनाडु से जानकारी है कि तमिलनाडु से ही धमकी भरा ईमेल आता है और बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है राम मंदिर को। तो देखिए, न केवल अयोध्या का राम मंदिर बल्कि चंदौली कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यहां बम की धमकी मिलते ही कलेक्ट्रेट में अफरा तफरी मच गई। ईमेल के जरिए ही कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी मिली थी। बाराबंकी के जिलाधिकारी दफ्तर को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कार्यालय के आधिकारिक ईमेल पर ही धमकी भरा संदेश आया था। बम निरोधक दस्ता यानी कि बम स्क्वाड और पुलिस की टीम तुरंत पहुंची। धमकी भरे ईमेल की जांच में पुलिस जुट चुकी है और जब जांच की गई तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तो अयोध्या राम मंदिर, उसके बाद बाराबंकी हो या फिर चंदौली, यहाँ के कलेक्ट्रेट दफ्तर को यानी कि डीएम ऑफिस को किस तरीके से उड़ाने की धमकी मिली है उसकी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो बारी बारी अलग अलग जिलों से ये खबरें आ रही हैं, जहां पर धमकी भरे ईमेल आ रहे हैं, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जब डॉग स्क्वाड की टीम ने पुलिस में पहुंचकर पूरी जांच की तो कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब खबर संभल से है, जहां के जनेता दरगाह शरीफ में दरअसल अवैध अस्पताल संचालित हो रहा था। यहां पर अवैध तरीके से एक अस्पताल चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अस्पताल को फिलहाल के लिए सीज कर दिया है। खबर है कि इस अस्पताल के कमरे से एक्सपायर दवाइयां मिली हैं। अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग भी। टीम ने जनेता दरगाह की निरीक्षण भी किया है, अवैध कब्जे की जमीन की पैमाइश भी की है। डीएम के सामने रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो अस्पताल से देखिए, जो एक्सपायर दवाइयां थी वो भी मिली है काफी संख्या में, जिससे निश्चित तौर पर आम व्यक्ति की जान के साथ, उसके स्वास्थ्य के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है वो ये दर्शाता है। अवैध तरीके से यहाँ पर इस अस्पताल का जो संचालन है वो हो रहा था काफी वक्त से। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पहुंचकर इस अस्पताल को सीज कर दिया। एक्सपायर दवाइयां भी मिली हैं अस्पताल के कमरे से। खबर बहराइच से है, जहां एक बार फिर भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बहराइच में भेड़िए ने एक बच्ची को अपना शिकार बना लिया। भेड़िया बच्ची को अपने साथ उठा ले गया और उसे घायल कर दिया। हालांकि गांव वालों से बच्ची को भेड़िए के चंगुल से सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन अब बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। लौट आया बहराइच आदमखोर, जानवर भेड़िया। दहशत में लोग, खतरे में जान। जी और कोई जानवर है नहीं जी। जी हाँ, बहराइच एक बार फिर डर के साए में है। वजह आदमखोर भेड़ी, जिसकी दहशत एक बार फिर लोगों को भयभीत कर रही है। बहराइच में भेड़िए का आतंक एक बार फिर शुरू हो चुका है। भेड़ियों के आतंक का ताजा मामला बहराइच के सिसैया चूड़ामड़ी गाँव का है, जहाँ सुबह करीब 4 बजे एक भेड़िए ने गाँव पर हमला कर दिया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले भेड़िया एक बच्ची को अपने साथ उठा ले गया।
जिसकी भनक लगते ही गांव वालों ने भेड़िए का पीछा किया तो गांव वालों का शोर सुनकर भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया और किसी तरह बच्ची की जान बच गई। में लेटे थे और भेड़िया आया, उठा लिया, चला गया गाँव बगड़ बच गए। 8 साल की उम्र थी और एक हाथ बाँह काट लिया और हालत गंभीर है। 8 साल की उम्र है। मेरा नाम संभा है। वो अपने मम्मी के पास होता है। कौन सा जानवर? भेड़िया। हाँ, हाथ और ये सब पकड़ लिया है। बहुत हालत गंभीर है। भेड़िए के हमले में बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बच्ची के एक हाथ को भेड़िए ने बुरी तरह चबाकर घायल कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने फौरन बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेटे रहे और सुबह 4 बजे में कुछ कम रहा है टाइम, अब इसको उठा लिया, चल भाग गया। फिर हम लोग पीछा किए तो जाके यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पर छीन पावा। 8 साल उम्र है और जानवर भेड़िया। गौरतलब है कि अब से करीब 6 से 7 महीने पहले भी बहराइच में भेड़ियों ने खूब आतंक मचाया था। हालात ये थे कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था और अब एक बार फिर बहराइच में कुछ उसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि भेड़िए के इस हमले के बाद प्रशासन और वन विभाग की ओर से इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी बीच खबर बहराइच से ही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां बहराइच में गोंडा बहराइच मार्ग पर टेम्पो और बस में जोरदार टक्कर हो गई और देखिए इस हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुखद हादसा होता है जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोंडा बहराइच मार्ग पर टेम्पो की और बस की आपस में टक्कर हुई। द्वारा जिला अस्पताल का जो है वो जहाँ पे घायल थे और जो सीरियस लोग हैं तो वहाँ पे भ्रमण किया गया। इनके परिजनों से बात की गई। कुल मिला के 16 लोग थे, जिनमें से 5 जो है उनकी डेथ हो गई है और 11 लोग जो हैं उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। जो ये दुर्घटना हुई है ये बस की और ऑटो की टक्कर से हुई है और जो प्रथम दृष्टया अभी पता लगा है कि ओवरटेकिंग के चक्कर में ऑटो ने आगे ट्रक को जो ट्रैक्टर था उसको ओवरटेक किया और सामने से बस आ रही थी, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये जो लोग रहने वाले हैं ये हुजूरपुर थाना क्षेत्र के हिरई गांव के हैं। तो अभी मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को सभी को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर इनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जाए। यूपी लाइव में इतना ही। देखते रहें सूर्या समाचार।